हेलो जी, बड़े दिनों बाद वापस शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सॉरी कि मेरे एंड से पिछले 1 महीने में आप लोगों को कोई भी कंटेंट नहीं मिला, ना तो इन टर्म्स ऑफ पोस्ट, ना इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़। मैं किसी भी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट कर ही नहीं पाया। तो उसके लिए पहले तो सॉरी, बट हाँ, अब हमें ये देखना है कि भाई आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, वहाँ से हम कितना अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी रफली 20 टू 25 डेज़ बचे हैं Q3 में। तो हम कोशिश करेंगे कि 200 से ज़्यादा कंपनी हम कवर कर लें, और जब हम एक छोटा सबसेट ले रहे हैं, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम अच्छी कंपनी के ऊपर फ़ोकस करें। हाँ, बीच में हम एक आधी कंपनी ऐसी उठाएँगे जहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, चाहे उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा ना भी हो। जिससे हमें समझ में तो आए कि भाई हम एक अच्छी और बुरी कंपनी के बीच में डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो। तो हाँ, बीच में एक आधी कंपनी उठाएँगे, बट हम अब ज़्यादा फ़ोकस करेंगे उन्हीं कंपनियों के ऊपर जो एक अच्छा रिज़ल्ट शो कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम शुरुआत कर लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के साथ। अगले 2 दिन में आज और कल हम मिला के पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को खत्म कर देंगे। कुछ 10 से 12 कंपनी है, सारी की सारी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर चल किस तरीके से रहा है, इसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को देखोगे तो इसको आप बहुत ब्रॉड 2 मेन सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट, जहाँ पर टिकट साइज़ रहता है 5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में। जो कंपनियाँ हैं वो थोड़े से लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा-सा गाँव वाले एरिया में जाते हैं, वो टियर 2, 3, 4, 5 और एंड बियॉन्ड सिटीज़ में जाके अपने लोन्स को डिसबर्स करता है। वहीं दूसरी तरफ आ गई हमारी प्राइम हाउसिंग करने वाली कंपनियाँ। ये लोग क्या करते हैं, ये बड़े टिकट साइज़ का लोन करता है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबव 35 लाख रुपीज़ इज़ अ प्राइम कैटेगरी लोन। वो प्राइम हाउसिंग लोन हो। तो अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में देश का सबसे बड़ा प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करता था एचडीएफसी, जिसका भी मर्जर हो गया, रिवर्स मर्जर हो गया एचडीएफसी बैंक के साथ। तो वो भी प्राइम हाउसिंग लोन किया करता था। वो लोग क्या करते थे कि भाई बड़े-बड़े डेवलपर को बड़े-बड़े अमाउंट का लोन दे देते थे, या फिर टियर 1 सिटीज़ में जाके एकदम अमीर लोगों को कैटर करते थे कि भाई दिल्ली में हमने 10 करोड़ के घर के लिए लोन दे दिया, या 50 करोड़ के घर के लिए लोन दे दिया, या 1 करोड़ के घर के लिए लोन दे दिया। तो वो एकदम प्राइम कैटेगरी कस्टमर को फोकस किया करता है। तो यहाँ पर अब हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों सेगमेंट्स में से ज़्यादा तेज़ सेगमेंट ग्रो कौन-सा कर रहा है। तो अगर हम देखने जाएँ, अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है, जहाँ पर टिकट साइज़ छोटा है, 5 लाख से 15 लाख तक का ही टिकट साइज़ है, वहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 20%। ये है पूरे के पूरे सेक्टर का ग्रोथ, पूरी की पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ। तो जो अच्छे प्लेयर हैं, वो 20% से ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं। बुरे प्लेयर 20% से कम रेट पे ग्रो कर रहे हैं। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर है इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ है 20% के आसपास का। वहीं अगर हम प्राइम कैटेगरी में देखें, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ग्रोथ कम है, वहाँ पर थोड़ा-सा हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। वहाँ पर का ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ इज़ समव्हेयर बिटवीन 15 टू 16%। तो 1-2 ब्रॉड कैटेगरी करी। ब्रॉड कैटेगरी में हमें समझ में आया कि भाई अफोर्डेबल वाला बहुत अच्छा कर रहा है, प्राइम वाला अच्छा कर रहा है बट उतना अच्छा नहीं कर रहा है इन कंपैरिजन टू अफोर्डेबल। तो अब हम इन दोनों सेगमेंट्स की कंपनियाँ उठा के देख लेते हैं किस तरीके का लोन कर। अच्छा, एक और चीज़ समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी प्राइम हाउसिंग फाइनेंस लोन करे तो उसके पास अफोर्डेबल का पोर्टफोलियो ही ना हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो कंपनी अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में भी प्रेज़ेंट हो और प्राइम वाले सेगमेंट में भी प्रेज़ेंट हो। मतलब 5 लाख का भी लोन करेगी, 5 करोड़ का भी लोन करेगी। ऐसी कंपनियाँ भी हमें मिल सकती हैं। तो चलिए एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी के साथ। कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब देखो, ये है उस तरीके का कंपनी जिसका मेजॉरिटी ऑफ द होम लोन पोर्टफोलियो कम्स फ्रॉम द प्राइम पार्ट, बट इनका कुछ एक छोटा-सा पार्ट अफोर्डेबल में से भी आता है। इनकी कहानी देख लेते हैं किस तरीके से चल रही है। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 97,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, यहाँ पर हमें फ़ोकस किन-किन चीज़ों पे करना है कि भाई एयूएम ग्रोथ आ जाए, डिस्बर्समेंट में ग्रोथ आ जाए, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए, पार्ट में ग्रोथ आ जाए। उसके बाद एसेट क्वालिटी आपकी ढंग से मेंटेन रहनी चाहिए। आपका ऐसा नहीं हो कि आपकी ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। आपका एसेट क्वालिटी स्टेबल रहना चाहिए, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा रहना चाहिए, और आप अलग-अलग स्टेट्स में डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। अब ये आइडियल सिनेरियो है। अगर आप वहीं कोई एक छोटी-सी कंपनी पकड़ने जाओगे, जिसका एक्स्पोनेंशियल रेट पे ग्रोथ हो रहा है, तो वो तो आपको पैन इंडिया प्रेज़ेंस के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर-नीचे चलती हैं। हमें थोड़ा-सा दिमाग लगा के चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई आज इस कंपनी का लोन बुक साइज़ ही 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ है।
उसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो नहीं सकता। वो आगे चल के अपना पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाएगी, तभी उसका लोन बुक ग्रोथ आएगा, तभी वो इंडस्ट्री से ज़्यादा पेस पे ग्रो अभी कर रहा है। ये चीज़ हमें समझ के चलनी। तो चलिए वापस आ जाते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। अगर हम इनके एयुएम साइज़ के बारे में बात करें, लोन बुक के साइज़ के बारे में बात करें, तो 1,08,000 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है, जो देश का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी का लोन बुक बन जाता है। और इसको ये ग्रो कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 26% ओवर अ वाई लेवल। तो बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। अब हम इसके वैल्यूएशन पार्ट में बाद में आएंगे कि भाई ये 26% ग्रोथ के लिए हम पैसा कितना पे कर रहे हैं। क्या वो रीजनेबल है, क्या वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उसके बारे में चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए की ऊपर की लोन बुक को ये 26% के आसपास पे ग्रो करा पा रहे हैं, जो एक फिनोमिनल नंबर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही। वहीं पैट ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, 25% के आसपास का पैट में ग्रोथ आ रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज जरूर नहीं मिला, बट हाँ 25% का पैट ग्रोथ भी बुरा नहीं है, यहाँ पर भी चीजें ठीक ही चल रही है। उसके बाद जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ध्यान दिया था कि भाई जो हमारी प्राइम हाउसिंग करने वाली कंपनी है, वहां पर 15, 16, 17% के आसपास का ही रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा है। यहाँ पर ये कंपनी दिखा रही है 26% के आसपास का रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है उन कंपनियों से जो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ये एक और अच्छा प्लस पॉइंट बन जाता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। चलिए अब थोड़ा सा इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देख लेते हैं। अगर हम देखने जाएं, 23% ऑफ द लोन्स कम फ्रॉम द होम लोन वाला सेगमेंट, 19% आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, 26% आता है रेंटल डिस्काउंटिंग से, और 59% आता है डेवलपर फाइनेंस से। तो ये जो 60% वाला पार्ट है, ये आप बेसिकली समझो, ये है ज्यादा टिकट साइज का लोन, ये है महंगा लोन, जो 50 करोड़ रुपए दे दिया, 5 करोड़ रुपए दे दिया, 100 करोड़ रुपए दे दिया, ये है मेजर बड़ा टिकट साइज। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बहुत बड़े टिकट साइज का लोन देते हो, तो आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। एक तो आप बहुत ज्यादा रेट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास 50 और जगह है लोन लेने की। तो सपोज आज गोदरेज प्रॉपर्टीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास लोन लेने आता है, और सपोज ऐसा होता है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास 50 ऑप्शन है। वो जाके एचडीएफसी बैंक से लोन ले लेगा, वो आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले लेगा, वो और किसी थर्ड पार्टी सोर्स से लोन ले लेगा, वो किसी दूसरे और बैंक से लोन ले लेगा। उसको बजाज हाउसिंग फाइनेंस जब तक एक ल्यूक्रेटिव ऑफर नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, तब तक वो उसके पास नहीं आएगा। तो हम आगे चल के देखेंगे कि जो बाकी कंपनियां हैं, वहां पर हमें स्प्रेड बहुत बड़ा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अभी स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इज जो एक एनबीएफसी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, माइनस या जो एक एनबीएफसी का यील्ड ऑन एडवांसेस है, माइनस उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो एक एनबीएफसी कंपनी क्या कर रही है, एक तरफ से पैसा उठा रही है, वो कहीं से भी उठा सकती है। जैसे अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो एनएचबी से उठाएगी, किसी दूसरे बैंक से उठाएगी, अपने खुद के बॉन्ड्स इशू करके उठाएगी, वहां से पैसा उठाएगी, और दूसरी तरफ किसी ना किसी एक एक डेवलपर को लेंड करेगी, जैसे गोदरेज को लेंड करेगी। तो गोदरेज को सपोज उसने 10% पे लेंड किया, उसका जो उठाने का रेट था वो 8% था, तो ये जो बीच में 2% का कंपनी मार्जिन बना रही है, दैट इज आपका स्प्रेड। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ क्या चक्कर है कि जब वो इतने बड़े बड़े डेवलपर के साथ डील कर रही है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी कम है। वहां पर डेवलपर के पास 50 और ऑप्शन पड़े हैं, जहां पर कोई भी उसको लोन दे देगा। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आप देखोगे स्प्रेड काफी कम बनता है। यहाँ पर 1.9%, 2% के आसपास का स्प्रेड है, कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7% के आसपास है, और इनके यील्ड ऑन एडवांसेस 9% के आसपास है। तो इस चीज के बारे में हमें ध्यान देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक नेचर ऑफ बिजनेस है जो हमें समझने की जरूरत है, कि भाई अगर कल को कोई भी एक बड़ा डेवलपर डिफॉल्ट करता है, तो एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बुक पे एक बड़ा डेंट पड़ेगा, कि सीधा 100 करोड़ का कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, मेरा 100 करोड़ का ग्रॉस एनपी आ गया, या मेरा एनपीए आ गया। तो एक प्रॉब्लम बनती है, उसके ऊपर से उस लोन के ऊपर मैं उतनी ज्यादा कमाई नहीं कर रहा। जब तक सारी चीजें ठीक चल रही है, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल ही खराब है, एक बहुत बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। एचडीएफसी पिछले 20 साल से ये चीज करता हुआ आ रहा था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी बहुत लंबा समय हो चुका है ये काम करते हुए। तो ऐसा कोई बिजनेस मॉडल में फ्लॉ नहीं है, या कोई कमी नहीं है, बट एक नेचर ऑफ बिजनेस है जो हमें समझने की जरूरत है। ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम बात करें इनके डिस्बर्समेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें 17% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी स्टेबल रही, तो एक अच्छी बात है। हमें साइंस ऑफ पीकिंग आउट देखने को मिल रहा है, कि जैसे हमें पता था कि भाई अभी तक जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे वो ऊपर जा रहे थे। अभी आरबीआई ने अभी अभी इंटरेस्ट रेट कट किया है, बट वो एक्चुअल बाजार में हिट नहीं किया है। तो हमें एटलीस्ट ये तो चीज पता चल रही है कि अब इनको कॉस्टिंग पे प्रेशर नहीं आएगा।
इनकी एंड से ये नहीं होगा कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी स्प्रेड और कंप्रेस होंगे। ये फिनोमेना अब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए। यहाँ से अब ये नीचे ही जाएँगे, तो इनके स्प्रेड इंक्रीज़ ही करेगा थोड़ा बहुत। भाई थोड़ा बहुत तो आपको कस्टमर को भी पास ऑन करना पड़ेगा, बट हाँ, थोड़ा बहुत आप भी एडवांटेज उठाओगे। आपके भी थोड़ा 10-20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अच्छा, अगर आप इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करो, एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, बहुत बेहतरीन एसेट क्वालिटी है इनकी। इनका ग्रॉस एनपीए है 0.29% के आसपास पे और नेट एनपीए है 0.13% के आसपास पे। अब 2 बेसिस पॉइंट्स, 4 बेसिस पॉइंट्स ऊपर-नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए इतना कम है ना, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको नहीं देखोगे तो भी मतलब कोई कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कोई एकदम मैसिव इंक्रीज़ ना आ जाए कि भाई ये 0.3% से 1% ना पहुँच जाए या 2% ना पहुँच जाए। जब तक वो नहीं हो रहा तो 0.25 का 0.27, 0.23 उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर हम आरओए के बारे में बात करें तो इनका आरओए भी मोर और लेस स्टेबल ही रहा 2.4% के आसपास पे, बट हमें आरओई में ज़रूर फॉल देखने को मिला। 15% का आरओई गिर के 11.5% आ गया। अब देखो आइडियल सिनेरियो में क्या होना चाहिए कि हमारा आरओई ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वही हमारा एक बेसिक इंडिकेटर है कि कंपनी में सारी चीजें ठीक हो रही है, कंपनी सारा काम अच्छा कर रही है, कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है। बट यहाँ पर जो गिर गया तो क्या एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बुरा कंपनी बन गया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इसका रीजन समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप समझो, इन्होंने अभी अभी आईपीओ लेके आए। आईपीओ से क्या होता है? इक्विटी डाइल्यूट होता है और आपके आपके आरओई का फॉर्मूला क्या होता है? आरओए इंटू लेवरेज। जैसे ही आपका लेवरेज कम हुआ, जैसे ही आपका लेवरेज कम हुआ, आपका आरओई नीचे आ गया क्योंकि आपने इक्विटी बेस डाइल्यूट कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे आपने इक्विटी डाइल्यूट किया, आपका लेवरेज कम हो गया, आपका लेवरेज कम हो गया, इसलिए आपका आरओई कम हो गया। तो यहाँ पर फंडामेंटली बिजनेस में कोई चेंज नहीं आया, बिजनेस में कोई कमी नहीं आई है और कंपनी कह भी यही रहा है, कंपनी का गाइडेंस भी यही है कि हम अपने जो 11.5% का आरओई है, इसको वापस 13 से 15% के बीच में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से नहीं देखना है कि भाई इनका आरओई गिर गया इसलिए बिज़नेस खराब हो गया या बिज़नेस में कोई दिक्कत है। यहाँ पर सिर्फ इक्विटी बेस्ड डाइल्यूशन हुआ था ड्यू टू आईपीओ, इसकी वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, बाकी बहुत सही चल रहा है, यहाँ पर अभी कोई हमें दिक्कत देखने को मिल नहीं रही। अगर हम करंट लेवरेज के बारे में बात करें तो कंपनी इज़ लेवरेज्ड 5 टाइम्स और जनरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 6 टू 7 टाइम्स लेवरेज जाती है। तो इनके पास इनफ कुशन है कि ये बाजार से पैसा उठा सकते हैं और ज़्यादा लेवरेज ले सकते हैं और अपनी ग्रोथ मोमेंटम को फ्यूल कर सकते हैं। देखो 11% का आरओई है, 26% का कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो आरओई से ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। इसका मतलब कंपनी को बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा, फंडिंग उठानी पड़ेगी। इनकी पॉकेट में इतना पैसा नहीं है जितना ये लोग ग्रोथ लेके आ रहे हैं। मतलब भाई आपको एंड ऑफ द डे तो पैसा ही देना पड़ेगा ना, इनके लिए रॉ मटेरियल पैसा ही तो है। आप जाके हाउसिंग लोन कर रहे हो तो आप पैसा ही तो दे रहे हो ना। तो यहाँ पर इनके पास इनफ कुशन है कि अभी आप 5 टाइम्स लेवरेज्ड हो, 5 टाइम्स लेवरेज से आप 7 टाइम्स लेवरेज जा सकते हो, तो आपके पास ठीक-ठाक पैसा है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपके पास बजाज का ब्रांड नेम है। जब आपके पास इतना बड़ा ब्रांड नेम होता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी-सी और बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा लेवरेज भी ले सकते हो और आपके लिए एक्सेस टू लेवरेज भी आसान है। आपको कोई भी पैसा देने को तैयार हो जाएगा कि भाई बजाज वाली कंपनी है, बजाज वाली कंपनी में कोई डाउट नहीं होगा। हमारा पैसा एकदम सेफ रहेगा, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी ये लोग बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। अगर हम इनके थोड़े से गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी का गाइडेंस है 24 से 26% के आसपास का एयूएम ग्रोथ करने का, अपने आरओई को 13 से 15% के बीच में लेके जाने का और जो अपनी एसेट क्वालिटी है उसको यहीं पर मेंटेन करने का कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा 0.3 टाइम्स 0.3 चले जाएंगे हमारे ग्रॉस एनपीए में और नेट एनपीए भी हमारा मोर और लेस स्टेबल रहेगा। तो जो रेशोज हमारे एसेट क्वालिटी के अभी करंटली हैं वहां पर उनको मेंटेन करेंगे, हमारी एयूएम ग्रोथ को 24 से 26% के बीच में मेंटेन करेंगे और हमारे आरओई को 13 से 15% ले जाएंगे। तो चलिए ये थी कहानी हमारे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। अब अगर इनके प्रेजेंस के बारे में बात कर लें कि भाई किन स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, तो ये इकलौता ऐसा कंपनी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो, मतलब इनसे ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क शायद ही किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का होगा। 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है, 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस है विद 219 ब्रांचेस। चलिए ये काम हमारा खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरी दो जो बची हुई हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनके बारे में। फिर हम आएंगे वैल्यूएशन के ऊपर, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कौन सा ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, कहाँ पर हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए सेकंड कंपनी है हमारे पास आवास फाइनेंसर्स। इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये कंपनी है।
यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला कि भाई हमारा एयूएम ग्रोथ आया 20% के आसपास का, डिस्बर्समेंट में ग्रोथ आया 11% का और पैट में ग्रोथ आया 25% का। तो देखो, सामने से ही पता चल गया कि थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। अब आप देखो, कंपनी क्लेम करता है कि हम 20 टू 24% के आसपास का ग्रोथ लेके आएँगे, लोअर रेंज पे ग्रोथ लेके आ रहे हैं, सिर्फ 20% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं। उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम समझते हैं, जो हमारा अफोर्डेबल वाला कैटेगरी है, वो ज़्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। अफोर्डेबल वाला कैटेगरी 20% तो इंडस्ट्री ग्रोथ है, तो आपको एटलीस्ट 20% से ज़्यादा ग्रोथ लेके आना चाहिए था, आप नहीं लेके आ पाए। तो आप मोर और लेस अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर रहे हो, कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो हमें अभी पता चल गया कि इससे और बेहतर कंपनी हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब हम इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ कंपैरिज़न करें, तो देखो उसका 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर का लोन बुक था। यहाँ पर 19,000 करोड़ रुपीज़, मोटा-मोटी 20,000 करोड़ मान लेते हैं। तो यहाँ पर 5 गुना बड़ा लोन बुक था बजाज हाउसिंग का, उसके बाद भी वो 24% की रेट पे ग्रो किया। ये सिर्फ 20% की रेट पे ग्रो किए। तो आप कोई बहुत अच्छा ग्रोथ रेट तो नहीं लेके आ पा रहे हो। तो पहला प्रॉब्लम हमें यहीं पर दिख गया। उसके बाद आपका जो डिस्बर्समेंट का ग्रोथ था, वो भी कोई खास नहीं आया, सिर्फ 11% के आसपास का वहाँ पर आ। अब इनका अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएँ, तो इनका 69% आता है हाउसिंग लोन से, 13% आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से और जो रिमेनिंग 18% बचा वो ये एमएसएमई लेंडिंग करता है। और एमएसएमई करते हैं, माइक्रो फाइनेंस नहीं करते हैं। माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है, एमएसएमई मोर और लेस स्टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर भी इनको कोई बहुत खास अ, अगर हम बात करें लोन बुक सेगमेंटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत एकदम सिक्योर लोन करना है, कहीं पर भी हमें दिक्कत देखने को मिल नहीं रही। अच्छा, अब एक और चीज़, इन लोगों ने क्या किया था, अभी अपने एलओएस, एलएमएस, ईआरपी सिस्टम सेटअप करे थे, मतलब अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया था। इसलिए पिछले ये लोग 4-5 क्वार्टर से लगातार कह रहे हैं कि इस वजह से हमारा जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा नीचे आ रहा है, थोड़ा-सा नीचे आ रहा है। बट वो उस चीज़ को हुए 2 क्वार्टर हो चुके हैं। 2 क्वार्टर पहले इनका ये सारे का सारे सिस्टम्स इन प्लेस आ चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको वो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए था। बट उसके बाद भी मैनेजमेंट अपनी लोन बुक के रेट ऑफ ग्रोथ को रैंप अप नहीं कर पाया। तो एक यहाँ पर हमें वीकनेस तो ज़रूर देखने को मिल ही रही। उसके बाद इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है, इनके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो तो मोर और लेस स्टेबल है बट यील्ड नीचे आ रहा है। तो इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ रहा है, एमएसएमई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। क्योंकि एमएसएमई जो आप लोन करोगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा यील्ड मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, एज़ कंपेयर टू आपका हाउसिंग लोन। क्योंकि भाई वो थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की लोन है, इसलिए आप उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो आपका ओवरऑल यील्ड ऑन द पोर्टफोलियो गोज़ अप। तो इसकी वजह से इनका अगर आप स्प्लिट देखोगे या सेगमेंटेशन चेंज देखोगे, तो पिछले साल सिर्फ 13% एमएसएमई लोन थे, जो बढ़ के अब 18% एमएसएमई लोन हो गए। ये चीज़ भी हमें समझना पड़ेगा। तो कंपनी अपने यील्ड को ऊपर ले जाने के लिए, अपने स्प्रेड को मेंटेन करने के लिए अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं। वो थोड़ा-सा ज़्यादा एमएसएमई की साइड जा रहे हैं, जो मतलब आइडियली तो अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, तो आपको और ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस से ग्रोथ लाने की कोशिश करनी चाहिए, बट वो चीज़ यहाँ पर हो नहीं पा रही, इसलिए मैनेजमेंट अलग-अलग तरीके ढूँढ रहा है। अब मैनेजमेंट का कहना था कि भाई हम 5% के आसपास का स्प्रेड मेंटेन करके चलेंगे और आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि ये 5% से नीचे आया हो। हाँ, ये ज़रूर रीगेन कर लेंगे बट हाल-फिलहाल इस क्वार्टर में तो अगर हम देखने जाएँ तो 4.94% पे आ गए हैं इनके स्प्रेड और इसी वजह से हम देख रहे हैं शिफ्ट भी हो रहा है कि ज़्यादा एमएसएमई लोन करो, जिससे आपकी यील्ड बढ़ जाए, जिससे आपका स्प्रेड बढ़ जाए और आप वो 5% के मार्क को वापस रीगेन कर पाओ। तो ये सारी की सारी कोशिश इस तरीके से चल रही है। ये चीज़ भी हमने देखी। अगर हम एयूएम सेगमेंटेशन देखें इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन कि भाई कौन-सी कैटेगरी के कस्टमर को ये लोग लोन देने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलेगा 60% ऑफ द कस्टमर आर सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का धंधा कर रहे हैं, खुद का बिज़नेस कर रहे हैं। वहीं जो 40% है वो सैलरीड एम्प्लॉयी है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ बिज़नेस स्ट्रैटेजी का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा लोन कर रही है तो वो खराब हो गई या वो अच्छी हो गई। ये सबका अपना-अपना प्रेफ़रेंस है कि भाई मैं ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड वालों की तरफ जाऊँगा जिससे मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा यील्ड बन जाए, जिससे मेरे थोड़े से ज़्यादा अ ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ, मेरा स्प्रेड थोड़ा-सा ज़्यादा बन जाए। ये सबका पर्सनल प्रेफ़रेंस है। इसमें कोई भी चीज़ सही-गलत नहीं है बट हाँ, नेचर ऑफ द बिज़नेस है तो हमें समझने की ज़रूरत है। चलिए ये चीज़ भी हमने देखी। उसके बाद अगर हम देखें अ, स्टेट वाइज़ स्टेट वाइज़ स्प्लिट कितना है कि भाई कौन-सा स्टेट कितना कंट्रीब्यूशन लेके आता है। तो ये कंपनी राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, तो इसी की वजह से सबसे ज़्यादा लोन अभी भी राजस्थान ही लेके आ रहा है। 33% ऑफ द एयूएम कम्स फ्रॉम द राजस्थान, 20% महाराष्ट्र, 13% गुजरात
12% मध्य प्रदेश, 6% दिल्ली और 16% हमारे अदर स्टेट से आता है। और इन लोगों ने भी अभी 1 या 2 नए-नए स्टेट्स में भी इन्होंने अभी एंट्री मारी है। कर्नाटका इनका एक डेवलपिंग स्टेट है जहाँ पर ये लोग अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये देखो, इनका सिंपल लॉजिक है कि भाई इन्होंने वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को डोमिनेट करते हुए चले गए। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि जितनी भी आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखोगे, सारी की सारी वेस्टर्न पार्ट में ही आपको मिलेंगी और वहीं पर अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा-सा अंडर डेवलप्ड है। वो आप सेवन सिस्टर ले लो, वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाला रीजन ले लो, वहाँ पर इतनी प्रॉस्पेरिटी आई नहीं। तो वहाँ पर थोड़े-से ज़्यादा लोग सेंसिटिव हैं अलग-अलग चीज़ों को लेके कि भाई वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा मानसून आ गया, फ्लडिंग हो गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोन खराब हो जाते हैं। तो कंपनियाँ ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं कि भाई आप पहले हमारी जितनी भी ग्रोथ है, वो हम ले आएँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम पूरा पेनिट्रेशन कर लेंगे, वहाँ की ग्रोथ एग्ज़ॉस्ट कर लेंगे, तब हम जाके देखेंगे कि ईस्टर्न पार्ट में हमें किस तरीके से पेनिट्रेशन करा है। बट अभी तो हम वेस्टर्न पार्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर भी सेम ही स्ट्रैटेजी चल रही है, उसी के साथ ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस है विथ 373 ब्रांचेस। चलिए ये चीज़ भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी एसेट क्वालिटी की, तो इनकी भी एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका ग्रॉस एनपीए है 1.14% के आसपास का, नेट एनपीए है 0.81% के आसपास का। अब ये जो थोड़ा बहुत चेंज ऊपर की साइड आ रहा है, इसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी इतनी अच्छी एसेट क्वालिटी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। यहाँ पर हमें एकदम इस पे फिक्सेट नहीं हो जाना चाहिए कि भाई वो 0.04% के आसपास का जंप आ गया या 4% के आसपास का डिक्रीज आ गया, वो मोर और लेस स्टेबल है, यही हम मान के चलेंगे, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका आरओई जरूर इंप्रूव किया क्योंकि हमारा जो ओपेक्स था वो कम हो गया। ओपेक्स कैसे कम हो गया? क्योंकि आपने खर्चा करना बंद कर दिया। जो आप अभी 2 क्वार्टर पहले तक बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे थे अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पे, वो अब आपका खर्चा कट गया। इसकी वजह से आपका ओपेक्स नीचे आ गया, इसकी वजह से आपका आरओई बढ़ गया, आपका खर्चा कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, इसकी वजह से आपका आरओई बढ़ गया। तो आपका आरओई बढ़ के 14% के आसपास का पहुंच गया। अगर हम निम्स के बारे में बात करें तो निम्स इनके बढ़ गए बाय 16%, ओपेक्स इनका बढ़ा बाय 6.8%। तो कमाई 16% से बढ़ रही है, खर्चा सिर्फ 7% से बढ़ रहा है। और जो आपकी क्रेडिट कॉस्ट है, जो मतलब आपका खर्चा है, क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? प्रोविजन अपॉन टोटल लोन बुक। प्रोविजंस क्या होता है कि भाई आपको अगर कोई ऐसा लोन लग रहा है जो आगे चल के खराब हो सकता है, जिसपे आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये बंदा मेरे को वापस पैसा नहीं देगा, तो उसके लिए आज आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट साइड हटा के रख देते हो कि भाई अगर ये लोन खराब हुआ तो ये वाला जो पैसा है ये मेरे को मदद करेगा। तो डिक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट नीचे भी गया, तो 25% के आसपास से क्रेडिट कॉस्ट में हमें रिडक्शन भी देखने को मिला। और इसी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है जो पैट है वो ज़्यादा पेस पे बढ़ा। वहाँ पर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। वहाँ पर हमें 25% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और अगर हम बात करें इस कंपनी के लेवरेज की भी, तो ये भी कंपनी कोई बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं है। 4 एंड हाफ टाइम्स के आसपास इन लोगों का लेवरेज है। और जैसे हमने पहले भी बात करी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकती है। तो यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ लेवरेज ग्रोथ में कोई रुकावट हमें देखने को नहीं मिल रही। बट बात वही है कि जहाँ 1 लाख करोड़ रुपए का एयूएम लेके बैठने वाली कंपनी 24-25% से अपने लोन बुक को बढ़ा सकती है। आपने 20,000 करोड़ के लोन बुक को सिर्फ 20% पे बढ़ाया है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपने मार्केट को बेसिकली अंडर परफॉर्म किया है और अंडर परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी पैसा बनाती नहीं है। तो चलिए ये चीज़ भी हमने समझ ली। इसके बाद आ जाते हैं हमारी तीसरी कंपनी की तरफ। तीसरी कंपनी भी हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में से है। कंपनी का नाम है एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस। नाम में ही पता चल गया कि भाई अफोर्डेबल लोन कर रही है ये कंपनी। इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 27% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया। तो देखो, आवास में 20%, यहाँ पर 27%। और अगर आप इनका लोन बुक साइज देखोगे तो इनका 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। एयूएम साइज आधा है बट ग्रोथ ज्यादा है। तो कभी भी एयूएम साइज के ऊपर आपको शेयर रिटर्न बना के नहीं देगा, आपको हमेशा शेयर रिटर्न बना के देगा ग्रोथ के ऊपर, कितना कंपनी ग्रो कर पा रही है उसके ऊपर। तो हाँ, इन्होंने अपने छोटे बेस को लेवरेज किया, इसकी वजह से इनको फायदा मिला। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहानी है। 27% के आसपास का एयूएम में ग्रोथ आया, डिस्बर्समेंट ग्रोथ भी अच्छे थे, 18% के आसपास का डिस्बर्समेंट ग्रोथ आया, पैट ग्रोथ वॉज 22%। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, कंपनी ने गाइडेंस दिया था 30% का।
आपने बोला 30% करोगे, आपने डिलीवर किया 27, दैट इज़ अंडर परफॉर्मेंस। यहाँ पर भी प्रॉब्लम, यहाँ पर भी सारी चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, आपने आवाज़ से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया, आपने 7% के आसपास का ज़्यादा ग्रोथ किया, बट आपने क्लेम किया था 30, आपने डिलीवर किया 27, दैट इज़ अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। मार्केट इस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं लेगा। मार्केट को लगेगा कि यार कोई ना कोई सेक्टर में प्रॉब्लम है, इसीलिए कंपनी ने ज़्यादा बोला और कम डिलीवर किया। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। हमें मैनेजमेंट को कॉन कॉल में पूछना पड़ेगा कि भाई आप अपने थोड़े 30% के गाइडेंस को अचीव क्यों नहीं कर पाए? क्या रीज़न्स रहे? क्या टेम्परेरी थे? अगले क्वार्टर में चीज़ें वापस ठीक हो जाएँगी? या किस री क्या क्या फंडामेंटली क्या रीज़न था जिसकी वज़ह से वो ग्रोथ हम अचीव नहीं कर पाए? चलिए ये चीज़ें हमने देख ली। अगर हम बात करें लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में तो 61% तो आता है होम लोन से, 14% आता है quasi लोन से, 21% आता है स्मॉल बिज़नेस लोन से, सेम एज़ एमएसएमई लोन जो हमने आवास में देखे थे। और बचे हुए जो 4% है उसमें से 2% आता है इंश्योरेंस लोन और 2% है टॉप अप। अभी समझ लेते हैं क्वासाई लोन्स क्या है। क्वासाई लोन्स वो लोन्स हैं जिसमें कोई ना कोई इक्विटी रखा हुआ है एज कोलैटरल। उस इक्विटी के बदले आपको होम लोन मिला है, तो वो हो गया आपके क्वासाई लोन्स। तो मोर और लेस सिक्योर्ड लोन है जो आपको घर के लिए मिल रहा है। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनके कस्टमर के बारे में बात करें तो इनका भी ज्यादातर कस्टमर अ, आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में से, और उसमें भी लो इनकम ग्रुप कैटेगरी वाला ज्यादा कस्टमर है। तो 77% ऑफ द कस्टमर कम्स इन द लो इनकम ग्रुप ब्रैकेट। लो इनकम ग्रुप का मतलब क्या है कि आपकी फैमिली इनकम 2 लाख रुपए से कम की है, तो 2 लाख रुपए से कम की फैमिली इनकम वाले हो गए 77% कस्टमर। 77% ऑफ द कस्टमर आर सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का बिजनेस कर रहे हैं कि भाई खुद की कोई डेयरी चला रखी है, खुद की कोई छोटी-सी किराने की दुकान खोल रखी है, इस तरीके का कस्टमर है। और 81% ऑफ द कस्टमर कम्स फ्रॉम द रूरल इंडिया। अब देखो, अब थोड़ी-सी गणित बिठाने की कोशिश करते हैं। आपका ज़्यादातर कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब आप किसी छोटे अ अ, डेयरी चलाने वाले को लोन दे रहे हो, किराने वाले को लोन दे रहे हो, और वो भी जाके दे रहे हो गाँव में। तो गाँव में घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया नहीं लगता। इसीलिए आप इतने छोटे टिकट साइज़ का लोन दे पा रहे हो। अगर हम वो भी देखें तो इनके 93% से ज़्यादा लोन ऐसे हैं जिसमें टिकट साइज़ इज़ लेस दैन 10 लाख रुपीज़। इससे कंपनी अचीव क्या करता है? इससे कंपनी डाइवर्सिफिकेशन अचीव करता है कि भाई मैंने छोटे-छोटे अमाउंट का बहुत सारे जनों को लोन दे रखा है, तो एक साथ मेरे पास एनपीए नहीं आएगा, एक साथ मेरा लोन खराब नहीं होगा। मैं मोर और लेस अपने जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सिक्योर कर रहा हूँ। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम थोड़ी-सी आगे और बात करें तो इनका हमें आरओए में रिडक्शन देखने को मिला कि इनका आरओए 8% से घट के 7.6% आ गया। अब ये क्या बुरी चीज़ है? मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले क्यूआईपी किया था। क्यूआईपी किया था इसलिए कंपनी का जो कंपनी ने अपना लेवरेज बढ़ाया था और इसकी वजह से कंपनी का आरओए नीचे आया। तो ठीक है, यहाँ पर कंपनी अपनी आगे की ग्रोथ के लिए फ्यूल कर रही है। इसकी वजह से इसकी वजह से आरओए नीचे आ रहा है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखोगे आरओई में कोई दिक्कत नहीं आई। आरओए नीचे जा रहा है उसका आपको रीज़न समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रीज़न कोई खराब नहीं था। वहीं कुछ कोई दूसरी ऐसी कंपनी हो सकती है जहाँ पर आरओए नीचे जा रहा है, इसका मतलब काम खराब हो रहा है, आपका नेट प्रॉफिट नीचे जा रहा है। बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऊपर गया, बट जो आपका डिनोमिनेटर था आरओए का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आपके एसेट्स क्या है? इक्विटी प्लस डेट। तो यहाँ पर इस वजह से गया क्योंकि आपका डेट बढ़ गया, आपका लेवरेज बढ़ गया। इसकी वजह से आपका आरओई नीचे आ गया। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अपना लेवरेज बढ़ा रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे उसका इम्पैक्ट आपको आरओई में नहीं आता हुआ देखने को मिला। आरओई अभी भी ऊपर की तरफ ही है। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में बात करें तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी मोर और लेस स्टेबल रहा। अच्छा देखो, जैसे आरओई के बारे में हम बात कर रहे थे तो इनका आरओई इम्प्रूव करके 18.77% पे चला गया। आरओए नीचे गया, आरओई ऊपर गया, तो इसका मतलब मोर और लेस सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कंपनी में फंडामेंटली कोई फ्लॉ आ गया या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई। ये कंपनी की स्ट्रैटेजी थी टू ग्रो देयर बिज़नेस। अब थोड़ा-सा इसके ऊपर हम 2 मिनट बिताते हैं, 2 मिनट इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। आधा घंटे का वीडियो ऑलरेडी हो गया बट फिर भी थोड़ा-सा इस पे समय लेते हैं। आपका आरओई का फॉर्मूला क्या है? आपका आरओई का फॉर्मूला इज़ आरओए इंटू लेवरेज। अब आरओए को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। आरओए इज़ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट का मतलब हो गया आपका डेट प्लस इक्विटी। अब आपको लेवरेज बढ़ाना है, तो मतलब आप अपने ऊपर डेट बढ़ा रहे हो। अगर आप डेट बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल आरओए नीचे आ जाएगा। तो ये तो था आपका रीज़न आरओए के नीचे आने का।
वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो लेवरेज वाला कंपोनेंट है, लेवरेज वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा डेट ले रहे हो। लेवरेज का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, इक्विटी प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, अब आपका जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो आपका लेवरेज रेशियो भी बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आरओए इनटू लेवरेज का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। आरओए नीचे गया, लेवरेज ऊपर गया, आरओए इनटू लेवरेज ऊपर गया। तो ठीक है, आरओए इंप्रूव कर रहा है, कंपनी के लिए मोर और लेस अच्छी चीज है। आरओए नीचे जा रहा है, तो इसमें बस हमें इतना ध्यान रखना है कि आरओए नेट प्रॉफिट रिडक्शन की वजह से नीचे ना जाए। अगर वो डेट ज्यादा ले रही है उसकी वजह से नीचे जा रहा है, कोई इशू नहीं है, नेट प्रॉफिट ऊपर जाना चाहिए, बस इतनी चीज हमें समझ के चलना है। अच्छा जी, अब इनके अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के बारे में, तो एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, कोई यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। क्रॉस एनपीए 1.2% के आसपास है, नेट एनपीए 0.96% के आसपास है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अगर हम इनके स्टेट्स के बारे में बात करें, मेन स्टेट्स के बारे में बात करें, तो इनका 43% ऑफ द लोन कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, 33% तमिलनाडु, 16% 16% तेलंगाना, 8% कर्नाटका, और अब इन्होंने दो नए स्टेट में एंट्री मारी है, दैट आर ओडिशा एंड महाराष्ट्र। इन दो स्टेट में अभी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, अपना पेनिट्रेशन कर रहे हैं, अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, ये चीज भी हमने समझ ली। अब इनके लेवरेज के बारे में बात करें, तो ये सिर्फ 2.2 टाइम्स लेवरेज है। अब समझ में आया हमें क्यों ये अपना आरओए को नीचे लेके गए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत कम लेवरेज पे है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकती है, वो सिर्फ आज 2.2 टाइम्स लेवरेज पर ही है। तो ये अपना लेवरेज बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से हमें ये चीज होती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए, मोर और लेस एप्टेस के बारे में भी कहानी खत्म हो। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। अब देखो, हमारे पास तीन कंपनी थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, इंडस्ट्री से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, 24 से 26%, 26% के आसपास का कंपनी का ग्रोथ है, 24-26% के आसपास का कंपनी का गाइडेंस है। बट कितना पैसा हम उसके लिए पे कर रहे हैं, कंपनी बिक रहा है अभी 5.6 टाइम प्राइस टू बुक पे। अब हम रिलेटिव वैल्यूएशन निकालेंगे। अब देखते हैं, थोड़ा देखो इसमें प्रीमियम हमें देखने को मिलेगा बजाज ग्रुप का भी, कि बजाज ग्रुप का नाम आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा महंगा भी देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर हम देखें एप्टेस के बारे में, एप्टेस भी सिमिलर ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज और भी ज्यादा कम है, मतलब आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनके पास ज्यादा पैसा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 5 टाइम्स लेवरेज है, एप्टेस 2 टाइम्स लेवरेज है, तो मतलब एप्टेस ज्यादा लोन दे सकता है, ज्यादा उसके पास रनवे ऑफ ग्रोथ है। जो एप्टेस है वो अपनी ग्रोथ को और ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा। एप्टेस का आरओई भी ज्यादा है, इसका मतलब और बेहतर काम कर पाएगा, मतलब लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ एप्टेस में हमें ज्यादा भी देखने को मिल रहा है। वहां पर अगर हम प्राइस टू बुक देखें, तो वो सिर्फ 3.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक रहा है। तो अभी भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिलेटिवली बहुत ज्यादा वैल्यू है। हम अभी आवास के तो बारे में बात ही नहीं कर रहे कि भाई वहां पर तो आपकी चीजें ही ठीक नहीं चल रही, वो इंडस्ट्री से ग्रोथ कैप्चर ही नहीं कर पा रहा, मार्केट शेयर कैप्चर ही नहीं कर पा रहा। तो उस कंपनी को तो अभी हम देख नहीं रहे। अगर हम उस कंपनी की भी अगर हम बात करें, तो वो भी अगर हम देखने जाएं, तो वो भी 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक रही है। देखो, ज्यादा प्राइस टू बुक इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उस ज्यादा प्राइस टू बुक के साथ हमें ज्यादा ग्रोथ भी तो मिलना चाहिए। अगर आप 5.6 टाइम्स का प्राइस टू बुक कमांड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप हमें ग्रोथ भी तो ज्यादा दो। फिर आप हमें ग्रोथ दो 40% का, 45% का, तब हम आपको ज्यादा प्राइस टू बुक देने के लिए रेडी होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी इंजॉय करो और आप उतना ग्रोथ भी डिलीवर ना करो। ठीक है, आपके ब्रांड नेम का थोड़ा बहुत वैल्यूएशन रहेगा, बट ज्यादा वैल्यूएशन शुड ऑलवेज कम विद ज्यादा ग्रोथ। यहाँ पर हमें ज्यादा वैल्यूएशन तो देखने को मिल रहा है, बट इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। हमें स्टैंड अलोन लेवल पे नहीं देखना चाहिए कि यार 26% का ग्रोथ करने वाली आपको कितनी कंपनी देखने को मिल जाएगी। हमें ये देखना चाहिए कि रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आप होम फर्स्ट को उठाओ, होम फर्स्ट 30-35% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। आप इंडिया शेल्टर को उठाओ, वो 30-35% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर बजाज कितना 26% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है, 5.5 से भी ज्यादा का प्राइस टू बुक लेके बैठा है। तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं। तो चलिए, मोटा मोटी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देंगे। अच्छा, एक और चीज, काफी लोगों के मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आए हुए हैं, उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाया। बट हाँ, आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि मेरे एंड से आप लोगों के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही हो, वो हम पहुंचा दें। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।